Hello everyone, I'm Amir Iqbal and I welcome you to my channel English Studies। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्किल कोर्सेज के बारे में, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स एक कोर्स है। दूसरा कोर्स है आपका बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो कि NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये पढ़ाए जाते हैं। आज जो ग्रेजुएशन हो गई है वो BA BCom BSc वो सेमेस्टर वाइज हो गई है। तो आज के दौर में बच्चे को हर सेमेस्टर में एक स्किल कोर्स करना ज़रूरी होता है, तो उसी के तहत ही कोर्सेज होते हैं। सो डेट हैपन्स कि भाई हम लोग क्लासेस लेते हैं कॉलेज में स्किल कोर्सेज के लिए। तो स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी जो मेन कोर्स होता है और जो स्किल कोर्स होते हैं वो क्लैश होते हैं। इसलिए स्किल कोर्स में अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम होती है। हालांकि रजिस्ट्रेशन सभी का होता है, लेकिन वो क्लासेस नहीं ले पाते। तो बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ मैं, जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं क्लास में, नहीं आ पाते किसी वजह से। तो दे मे कम एंड सी दीज वीडियोज़, वो आ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से वो पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो पर्टिकुलर स्किल कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक कोर्स है। दूसरा कोर्स है आपका बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश। और दोनों का जो कंटेंट है वो सेम है, सिर्फ एक यहाँ पर यूनिट बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश में एडिशनल है, जो कि कंप्यूटर के बारे में है, जिसमें कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, पावर पॉइंट्स, इसके अलावा आपका MS वर्ड, ये सब कुछ, ब्लॉगिंग होती है। इसके अलावा आपका बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, ब्लॉगिंग है, ईमेल एटिकेट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ही हैं। तो वो एक एडिशनल है जो बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ आपके सामने जो कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सिलेबस है उसको। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सिलेबस है, इसमें कि 5 यूनिट्स होती हैं। अगर आप देखा जाए यहाँ पर, तो ये 5 यूनिट्स आपकी 75 आवर्स की होती हैं, यानी कि जो पूरा कंटेंट है आपका वो 75 आवर्स का होता है, जिसमें कि आपका 15 आवर्स थ्योरी होती है और आपका 60 आवर्स प्रैक्टिकल होता है। जो थ्योरी होती है वो ईच यूनिट 3 आवर्स की होती है, जिसमें 5 यूनिट्स हैं तो 3 आवर्स की थ्योरी होती है। हर यूनिट की तकरीबन 15 आवर्स की आपकी थ्योरी होती है और 60 आवर्स का प्रैक्टिकल होता है, जो कि 12 आवर्स ईच यूनिट का होता है। तो जैसे कि पहले यूनिट आप देख सकते हैं, थिंकिंग स्किल्स फॉर एकेडमिक पर्पस। तो थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है एकेडमिक पर्पस में, जिसमें हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, इम्पेरेटिव स्किल्स, साथ ही साथ कुछ ग्रामर, कुछ वोकैब वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आपका ये 3 आवर्स की थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होता है आपका 12 आवर्स का। दूसरा आपका यहाँ पर होता है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं रीडिंग स्किल्स फॉर एकेडमिक पर्पस, जिसमें कि कुछ टाइप टेक्स्ट होते हैं, जिसमें कि पर्सुएसिव टेक्स्ट, आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट और नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, इस तरह के टेक्स्ट होते हैं। तो इनको हम लोग पढ़ पाते हैं। इसमें भी आपकी 3 आवर्स की थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होता है आपका 12 आवर्स का। देन नेक्स्ट होता है आपका, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं राइटिंग स्किल्स फॉर एकेडमिक पर्पस, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की राइटिंग के बारे में बात करते हैं, जिसमें राइटिंग के प्रकार होते हैं, नैरेटिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ऑब्जेक्टिव राइटिंग, ये होते हैं। साथ ही साथ नोट्स मेकिंग और नोट्स टेकिंग, ये हम लोग पढ़ पाते हैं इसमें। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जिसमें कि रिज्यूमे, CV, ट्रांसलेशन, ये सब कुछ इस कुछ में आ पाता है। ये भी आपके 3 आवर्स की आपकी थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होता है आपका 12 आवर्स का। देन नेक्स्ट कम्स स्पीकिंग स्किल्स फॉर एकेडमिक पर्पस, जिसमें कि आमतौर से कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। फॉर्मल इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के अलावा हम लोग पढ़ते हैं आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, एटिकेट्स, मैनर्स, इंटरव्यू स्किल्स, ये सब कुछ इसमें आते हैं। देन फाइनली कम्स यूनिट 5, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं कुछ एग्जैक्टली ऑडियो वीडियो क्लासेस होती हैं इसमें, जिसमें कि आपको कुछ वीडियोस और ऑडियोज दिखाई जाती है इंग्लिश में और आपको समझना होता है, कंप्रीहेंड करना होता है उनको। तो ये आपकी 5 यूनिट्स होती हैं, जो कि आमतौर से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल डेवलपमेंट के सिलेबस में हो पाती हैं। यहाँ कैसे आप देख पा रहे हैं कि जो सिलेबस है आपका ये बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश का है, जिसमें कि 5 यूनिट्स सेम होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों का कोर्स तकरीबन सेम है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स हो या बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश का कोर्स हो, तो दोनों का कोर्स तकरीबन सेम है। बट बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश में एक एडिशनल
यूनिट है जो कि कंप्यूटर के बारे में, जिसमें कि फंडामेंटल कंप्यूटर्स आते हैं। इसमें कि MS वर्ड और साथ ही साथ पावर पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ पाते हैं, और साथ ही साथ ब्लॉगिंग और ईमेल एटिकेट्स वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस दोनों में एक एडिशनल यूनिट है बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, जो कि कंप्यूटर वाली यूनिट है। इसी में भी इस तरह से जो थ्योरी होती है, किसी में 2 आवर्स की थ्योरी होती है कोई पर्टिकुलर यूनिट में, किसी में 3 आवर्स की थ्योरी होती है। बाकी प्रैक्टिकल इनिशियली 2 जो शुरुआती 2 यूनिट हैं, थिंकिंग स्किल फॉर एकेडमिक पर्पस और आपका रीडिंग स्किल फॉर एकेडमिक पर्पस, जिसमें कि आपका थ्योरी 2 आवर्स की होती है और जो प्रैक्टिकल होता है 6 आवर्स का होता है। बाकी सभी में आपकी जो प्रैक्टिकल होता है वो 12 आवर्स का होता है। तो इस तरह से ये बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश का सिलेबस हो जाता है। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 में, थिंकिंग स्किल फॉर एकेडमिक पर्पस में। सबसे पहले यूनिट में से हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको हिंदी बोलते हैं आलोचनात्मक सोच। तो एग्जैक्टली क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है, और क्या एक स्टूडेंट को चाहिए होता है क्रिटिकली सोचने के लिए, तो ये हम लोग आज इस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग के लिए। जब आपको डिसीजन लेते हैं तो आपको क्रिटिकल सोचना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं ले जाऊँगा बात को। मीन्स क्रिटिकल सोचना मीन्स बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। समटाइम वो डिसीजन इतना मायने नहीं रखते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम डिसीजन लेते हैं, हमें क्या पहनना है, आज पार्टी में क्या पहनना है, शाम को क्या खाना है, ठीक है, कल कॉलेज जाएंगे तो कौन सी ड्रेस पहनेंगे, अगर आपके ड्रेस कोड आपको नहीं है तो अब मेले में जाएंगे, शादी में जाएंगे, क्या पहनना है, तो वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, क्या अफेक्ट करता है, जब आप एग्जैक्टली बहुत सारे करियर ऐसे हैं जहाँ पर आपको बहुत ही डिसिसिवली सोचना पड़ता है, बहुत ही गहराई के साथ सोचना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप एक वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर्स हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में आप, तो वहाँ पर आपको क्रिटिकली सोचना पड़ता है, और इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप गहराई से सोच के, एक बहुत ही ध्यान से सोच के एक डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन आपका बहुत अफेक्ट करता है। अगर आप एक गलत डिसीजन लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपको रिग्रेट करना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ता है। तो चलिए जो फॉर्मल डेफिनेशंस हैं क्रिटिकल थिंकिंग की हम लोग पढ़ते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम कुछ फॉर्मल डेफिनेशन देख सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, जिसकी मैं पढ़ पा रहा हूँ। Critical thinking is the ability to interpret, evaluate and analyze facts and information that are available to form a judgment or decide if something is right or wrong. Critical thinking क्या होता है? Critical thinking आपकी योग्यता है जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम को evaluate करते हो, interpret करते हो, प्रॉब्लम की को आप आसानी से बता पाते हो, व्याख्या कर पाते हो कि प्रॉब्लम क्या है, उसको evaluate करते हो, मीन्स उसका मूल्यांकन करते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम हो पाई, और जो सजेशंस होते हैं, जो सोल्यूशंस होते हैं, उनको आप इवेलुएट करते हो, साथ ही साथ एनालाइज करते हो, ठीक है। बहुत ही गहरी नज़र से, बहुत ही विस्तृत तौर पर आप चीज़ों को देखते हो, उस प्रॉब्लम को देखते हो, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास डेटाज उपलब्ध हैं, उनको टू फॉर्म अ जजमेंट, एक जजमेंट करने के लिए, साथ ही साथ ये तय करने के लिए कि समथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, क्योंकि कुछ सही है या गलत है। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग इज द एनालिसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स टू फॉर्म अ जजमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट, आप वो एनालाइज करते हो जो फैक्ट आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास सबूत है, जो सच्चाई आपके पास है, उसको आप एनालाइज करते हो, उसका मूल्यांकन हम लोग करते हैं, जो एविडेंसेस हैं, सबूत है हमारे पास, ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ही गहरी निगाह से देखते हैं, और आर्ग्यूमेंट जो आप फेस करते हैं सामने वाले से, सामने वाला आपको बता पा रहे हैं एक जजमेंट लेने के लिए। तो एक जजमेंट लेने के लिए कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। एक और डेफिनेशन है इसमें, द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ एन इशू इज ऑर्डर फॉर्म जजमेंट। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इशू को लेकर आप जजमेंट करते हैं, इसके लिए आप एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, आप एक उद्देश्य के तहत पर चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि आपको एक जजमेंट लेना है। तो ये कुछ आमतौर से डेफिनेशंस हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। सो गाइस, हियर आर द स्टेप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग।
यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन है। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है आप उनको ऑब्जर्व करते हो, सोल्यूशन को आप देखते हो, उनको एनालाइज करते हो। सोल्यूशंस को मीन्स क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ये क्या प्रेडिक्शन आप देते हो सोल्यूशन के लिए। तो ये कुछ आप प्रॉब्लम को लेकर आप ऑब्जर्वेशन करते हो। देन फाइनली आप एनालाइज करते हो, जो भी आपके पास सोल्यूशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है, जो भी सोल्यूशंस हैं, उन सबको आप एनालाइज करते हो और एक राइट सोल्यूशन के साथ आप प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। इससे पहले आप थर्ड स्टेप होता है इसमें इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में मीन्स आप जब एक टीम में हम डिसीजन लेते हैं तो वहाँ आपकी दखलंदाजी होती है। मीन्स आप अपना मत रखते हैं, आप अपने विचार रखते हैं। सामने वाला व्यक्ति उसको कभी कभी क्रिटिसाइज़ करता है तो कभी अप्रिशिएट करता है। मीन्स इस तरह से एक टीम में हम लोग काम करते हैं। तो वहाँ पर अपनी एब्सेंस को अपनी प्रेजेंस को आप मार्क कराते हैं। आप वहाँ प्रेजेंट हैं, आप उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे, अपने विचार रखेंगे, क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन सकता है। तो ये इंटरफेरेंस के तहत होता है। देन कम्स कम्युनिकेशन, जो आमतौर से आप कम्युनिकेट करते हैं कि भाई मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, जो दूसरा व्यक्ति एक सोल्यूशन दे रहा है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तीसरा व्यक्ति सोल्यूशन दे रहा है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो उस सोल्यूशन को आप कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉब्लम ये है, सोल्यूशन ये है, तो दैट वुड बी द राइट सोल्यूशन, दैट वुड बी द बेटर सोल्यूशन, ये ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप बात करते हैं एंड देन फाइनली यू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक बेहतर सोल्यूशन के साथ। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे फिर दोबारा से रीजनिंग में सबसे पहले आप तर्क देते हो किसी प्रॉब्लम को लेकर, किस वजह से प्रॉब्लम हुई है। देन आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, साथ ही साथ आप सोल्यूशन को भी एनालाइज करते हो, क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ सोल्यूशंस देते हो, साथ ही साथ फाइनली एक सोल्यूशन को लेकर आप डिसीजन बना लेते हो एक टीम में। और इस बीच आप इवेलुएट करते हो किसी भी सोल्यूशन को, ये सोल्यूशन मैं लेने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम का ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन को आप लेने जा रहे हैं। तो टीम में आप इसको आमतौर से सोल्यूशन को इवेलुएट करते हैं विद योर टीम और फाइनली एक डिसीजन लेते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दीज आर ऑल्सो द स्टेप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। द बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बेनिफिट्स। गाइस, क्रिटिकल थिंकिंग के बेनिफिट्स आपको हर जगह होते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप एक कॉलेज में हैं या आप एक स्कूल में हैं, आप एक वर्क प्लेस पे हैं, आप जॉब में हैं, एक एम्प्लॉयर हैं, आप एम्प्लॉय हैं आप, तो वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करती है, चाहे आप एम्प्लॉयर हैं चाहे एम्प्लॉय हैं। साथ ही साथ आपकी लाइफ में, आपके निजी ज़िंदगी में क्रिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करती है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करती है अगर बात करते हैं एक स्टूडेंट होने के नाते आपके क्लासरूम में। तो आप जब आप क्रिटिकली सोचते हैं तो आप अपने आर्ग्यूमेंट, अपने बिलीव्स को सामने वाले को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और साथ ही साथ सामने वाले के आर्ग्यूमेंट्स और बिलीफ को समझ सकते हैं। जब आप क्रिटिकली सोचते हैं तो अपनी आर्ग्यूमेंट्स और बिलीफ को सामने वाले को समझाने के लिए और साथ ही साथ सामने वाले की बिलीफ को समझने के लिए क्रिटिकली सोचना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आप उन आर्ग्यूमेंट्स और बिलीफ को इवेल्युएट कर सकते हैं कि अगर मैं आपको ये सोल्यूशन दे रहा हूँ या मैं आपको ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ तो दिस इज़ राइट, क्योंकि ये ऐसा है, तो मैं इस पर्टिकुलर लॉजिकल रीज़न के साथ मैं क्या पा रहा हूँ। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आप क्रिटिकली सोचते हैं, तो अपनी बात को बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे अगर आप क्रिटिकली सोच रहे हैं। क्योंकि इन क्लासरूम इट हैपन्स कि डिबेट है या कोई इस तरह की एक्टिविटी है जहाँ पर आपको अपने आपके विचार देने हैं, आपको अपने सजेशन देना, ओपिनियन देना है, तो वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करती है आपको वर्क प्लेस पर जब आप जॉब में होते हैं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग एक सॉफ्ट स्किल है और सॉफ्ट स्किल आपको काफ़ी हेल्प करती है। मीन्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चाहते हैं कि आप क्विक लर्नर हो, ठीक है, साथ ही साथ आप डिसीजन लेने वाले हो, डिसीजन को लेने वाले हो आप, और डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर हो। साथ ही साथ आपके अंदर आप अपने लेवल पर चीज़ों को कर पाएँ, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ अगर आप क्रिटिकली सोचते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी होगी। साथ ही साथ आप सजेशंस लोगों को दे पाएंगे, आप अच्छी तरह से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे अगर आप क्रिटिकली सोचते हैं। अब अगर बात कीजिए निजी ज़िंदगी में, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करती है कि आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा
फुलिश डिसीजन नहीं लेते, आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हो। और जब आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन आमतौर से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, बहुत ही बेहतर डिसीजन होते हैं। साथ ही साथ आपकी अपनी एक सोच होती है, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम जब भी हम कुछ डिसीजन लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे डिसीजन के साथ। लेकिन जब आप क्रिटिकली सोचने लगते हैं तो आप इंडिपेंडेंट लेवल पर अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपके पेरेंट्स को भी आप पे विश्वास होता है कि हाँ, जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं वो डिसीजन गलत नहीं होगा, ठीक ही होगा। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट एक बेनिफिट है आपकी लाइफ में। साथ ही साथ आपका एक पर्सनल एनरिचमेंट होता है अगर आप क्रिटिकली सोचते हैं। आप एक अक्लमंद किस्म के इंसान माने जाते हैं। मीन्स लोग आपके पास आते हैं, दे आस्क फॉर द सजेशन, और सजेशन आपसे सीख करते हैं और आप सजेशन देते हो, तो आप एक अक्लमंद किस्म के इंसान के रूप में समाज में जाने जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपके प्रोफेशनल लाइफ के अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है, आपके आमतौर से रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे आप एक हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या आप दूसरे रिलेशन में हैं, तो वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज़रा सी एक गलत फहमी पर आपको पूरा का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो वहाँ पर क्रिटिकल सोचना बहुत ज़रूरी होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपको वहाँ हेल्प करती है अपने रिश्ते को बचाने में। वाई इज़ क्रिटिकल थिंकिंग इम्पॉर्टेंट? क्रिटिकल थिंकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? गाइस, इफ़ यू थिंक क्रिटिकली, तो आप किसी भी रीडिंग को, किसी भी राइटिंग को, या किसी भी जो भी बेसिक एलिमेंट्स हैं ऑफ लैंग्वेज के, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चाहे वो रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, तो कोई भी एक एलिमेंट, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार चीज़ें घुमा फिरा के कही जाती हैं, तो अगर चीज़ें घुमा फिरा के कही गई हैं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर क्रिटिकली सोचते हैं तो उसकी जड़ तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो वो आपकी एजुकेशन में, आपकी रियल लाइफ में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आपको एक समाज में, जैसे मैंने बताया, एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है अगर आप क्रिटिकली सोचते हैं। समाज में कुछ अक्लमंद लोग निकल कर आते हैं, एक बेहतर, एक पढ़ा लिखा समाज बनकर आता है अगर आप क्रिटिकली सोचते हैं। साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करती है कि आप जो बायसनेस है या जो प्रेजुडाइज है उससे आप बाहर निकलें। मीन्स एक भ्रम या भ्रांति जो है उससे बाहर निकल कर आप हकीकत में आएँ। ठीक है, वो तब आएंगे जब आप क्रिटिकली सोचते हैं। जो आपने देखा ज़रूरी नहीं है वो सच हो, जो आपने सुना ज़रूरी नहीं है सच हो, लेकिन जब आप क्रिटिकली सोचते हैं और उसको जज करते हैं तब जाके आप डिसीजन ले पाते हैं। तो जो एक भ्रांतियाँ हैं, जो भ्रम है, उससे आप बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करती है। साथ ही साथ आप जो डिसेप्शन है, जो भ्रम है, उससे आप बाहर निकलते हैं। जैसे मैंने बताया, आधी सच्चाई है किसी चीज़ को लेकर, उससे आप बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग आपको काफ़ी हेल्प करती है। और साथ ही साथ जब आप क्रिटिकली सोचते हैं तो अपने विचारों को बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकते हैं। उसमें आप कुछ अपने विचारों को एग्जामिन कर सकते हैं, री एग्जामिन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑब्वियस लगती हैं, जो कि लगते हैं कि ये चीज़ इस तरह से है, ठीक है, तो उसमें आप कुछ अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियन को आप ऐड कर सकते हैं अगर आप क्रिटिकली सोचते हैं। साथ ही साथ ये सच्चाई में और ओपिनियन में आपको कि सच्चाई क्या है और ओपिनियन क्या है, उसमें एक अंतर पैदा कर सकते हैं अगर आप क्रिटिकली आप सोचते हैं। साथ ही साथ आप जो अजम्पशंस हैं लोगों ने बना रखे हैं, कुछ रीतियाँ या कुछ भ्रांतियाँ बना रखी हैं, तो उसको आप समझ सकते हो। जो असम्पशंस हैं, जो बायसनेस है, उसको आप समझ सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ आप चीज़ों को, या जो भी आपके सोल्यूशंस होंगे, उनको आप एविडेंस के बेसिस पे लेंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप उसको जज करोगे लोगों के कहने पर या जो भ्रांतियाँ हैं उन पर। हाउ टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह से प्रमोट करें? क्या कहें कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाए, इन्हेंस होने लगे? तो सबसे पहले उनको कहिए कि सवाल पूछें। नेवर बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। कभी भी सवाल करने से पीछे ना हटें, कभी भी सवाल करने से डरे ना। कोई चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं रही, तो ऑलवेज रेज योर हैंड कि मुझे समझ में नहीं आया। तो हमेशा सवाल करें। कोई चीज़ आप कन्फ्यूजन है, उनको आदत डालिए सवाल करने की। उनको कभी भी डराइए मत सवाल पूछने से। तो हमेशा इनक्रेज कीजिए उनको सवाल पूछने के लिए। साथ ही साथ चीज़ों को उनसे कहिए कि अपने लेवल पर सोचना शुरू करें। मीन्स दिमाग में एक ब्रेनस्टॉर्म होना चाहिए, दिमाग में एक
सोच का तूफान होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अगर ये सेब नीचे गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गए। तो अगर ऐसा न्यूटन नहीं सोचते तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो रूल है वो नहीं आता। तो ज़रूरी है एक जहन में आपकी सोच का तूफान होना, ब्रेनस्टॉर्म होना तो ज़रूरी है। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम है उसको सलूशन करने की, उसका ये कि सलूशन किया करें, ठीक है। तो किसी प्रॉब्लम के सलूशन को आप कोई भी उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई प्रॉब्लम दीजिए, उनसे कहिए कि इसका सलूशन दीजिए, तो उससे स्टूडेंट्स में एक सलूशन लेने की जो एक हैबिट है वो डेवलप होगी। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक ओपन माइंडेडनेस के साथ उसको आप एग्जैक्टली एनालाइज कीजिए। कभी भी आप बायस ना होकर उनसे कहिए कि चीज़ों के प्रति आप पक्षपात ना करें और बायस ना हो, ईमानदारी के साथ अपने डिसीजन को लें, किसी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग को लें। तो कोई भी आप सोल्यूशन लेते हैं तो विद एन ओपन माइंड, देन डिसीजन मेकिंग को एनकरेज करें। डिसीजन मेकिंग मीन्स उनसे कहें कि अपने छोटे बड़े डिसीजन आप खुद लें, आप थोड़ा इंडिपेंडेंट बने। पेरेंट्स पे इतना ज़्यादा आप बर्डन डालते हैं, डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे हर चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा उनको फ्री करें और थोड़ा सा खुद डिसीजन लेने की कोशिश करें। छोटे छोटे डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, तो स्टूडेंट्स में एक आदत डालिए। साथ ही साथ थोड़ा क्रिएटिव सोचना शुरू करें। डोंट बी टाइपो ना हो, मीन्स कुछ अलग, ये इसने कुछ ऐसे किया है तो मुझे कुछ अलग करना है। तो ये अगर हैबिट आप डालेंगे स्टूडेंट्स में तो थोड़ा सा ये चीज़ें उनमें एक क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे। बैरियर्स टू क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या बैरियर्स होते हैं, क्यों हम लोग क्रिटिकली नहीं सोच पाते, क्या ऐसा है जो एक बैरियर काम करता है हमारी सोच पर। तो सबसे पहले बी ओपन माइंडेड नहीं, चीज़ों को थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन के साथ मत देखिए, ठीक है। तो जब भी आप चीज़ों को जज करें तो ऑन द बेस ऑफ लॉजिकल रीजंस, नॉट ऑन द बेस ऑफ इमोशनल रीजंस। चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि हम इमोशनल सोचने लगते हैं तो वो क्रिटिकली हम नहीं सोच पाते, तो वहाँ पर थोड़ा सा इमोशंस को दूर रखकर हमें सोचने की ज़रूरत है। देन बायसनेस, हम लोगों के प्रति या खुद के प्रति बायस हो जाते हैं। हम एक विशेष तबके का या खुद का एक पक्षपात लेते हैं जिससे कि हम क्रिटिकली नहीं सोच पाते। कभी कभी हम लोग बदलना नहीं चाहते हैं, एक ऑब्स्टिनेंस हम लोगों में डेवलप हो जाता है कि भाई नहीं, मैं कह रहा हूँ तो मैं ठीक कह रहा हूँ, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग में एक बैरियर होता है, मैं आप क्रिटिकली नहीं सोच पाते। आप किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति पे विश्वास करिए, उसको जानना ज़रूरी है। अगर आपकी किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं है तो कितनी भी अच्छी बात कहे वो, आप उस पर बिलीव नहीं करते। तो अनबिलीव भी एक बायसनेस है, एक बैरियर है क्रिटिकल थिंकिंग में, कि आप किसी व्यक्ति में बिलीव नहीं करते तो आप आमतौर से क्रिटिकली नहीं सोच पाएंगे। कभी कभी आप लोगों को जज करते हैं उनकी पॉपुलैरिटी पर, ठीक है, वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं वो हम लोग नहीं देखते, उनकी पॉपुलैरिटी पर हम लोग आमतौर से जज करते हैं। कोई सेलिब्रिटी है, कोई वीआईपी है, तो उसको लेकर हम लोग जज करते हैं और इसी तरह से हम स्टेटमेंट देते हैं। तो वहाँ पर आपको एग्जैक्टली क्रिटिकली सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग ओपन माइंडेडनेस के साथ बहुत खुले विचारों में बिना बायस हुए किसी भी व्यक्ति को जज करें। कभी कभी हम लोग आमतौर से क्रिटिकल नहीं सोच पाते क्योंकि हम लोग चेंज होना नहीं चाहते, हम चीज़ों को ऐसे ही रहने देना चाहते हैं जैसे चल रही हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्रिटिकली नहीं सोच पाते क्योंकि चीज़ों में बदलाव हम नहीं चाहते। कभी कभी हमारी ईगो सामने आ जाती है कि हम लोग क्रिटिकली नहीं सोच पाते। अगर मैं टीचर हूँ तो बेसिकली कोई भी मुझसे पूछे और मैं जवाब दूँ, लेकिन चाहे मुझे पता ना हो ना हो, लेकिन मैं थोड़ा सा कहूँगा कि भाई हाँ मुझे पता है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो वो ईगो सामने आ जाती है, तो वो क्रिटिकली सोचने नहीं देती आपको। कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ भ्रांतियाँ होती हैं जो कि प्रचलित होती हैं समाज में, ठीक है, तो उनको लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से हो, ठीक है, ये ऐसा है तो क्यों है, बस हम उनको करते हैं।
तो उन अजम्पशंस को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। वो अजम्पशंस, वो भ्रांतियाँ या वो चीज़ें हमको क्रिटिकली सोचने नहीं देती। कभी कभी हम लोग आम तौर से क्रिटिकली सोचना चाहते हैं, लेकिन एक ग्रुप में आप सोच रहे हैं और वो ग्रुप आमतौर से फेवर कर रहा है किसी विशेष चीज़ को, किसी विशेष व्यक्ति को, तो आप क्रिटिकली सोचने के बावजूद भी अपना ओपिनियन नहीं दे पाते, क्योंकि लोग आपका ओपिनियन लेने के लिए तैयारी नहीं है। तो आपको उन ग्रुप के साथ ही एग्जैक्टली अपना ओपिनियन देना होता है। तो वहाँ पर आप क्रिटिकली नहीं सोच पाते। कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, बहुत क्रश डिसीजन हम लोग लेते हैं। तो ये इम्पल्सिवनेस, जो ये गुस्सा है, ये जो, तो वो आपको क्रिटिकली सोचने नहीं देता, ठीक है। साथ ही साथ हमें नहीं पता होता कि क्या सच्चाई है और क्या एक ओपिनियन है। अक्सर आज हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, हमारे बदले आज गूगल सोचता है। हम गूगल पे जाते हैं, कुछ भी आपको असाइनमेंट दिया जाए, आप गूगल पे जाएंगे, उसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, जो कि गलत है। गूगल पे जो कुछ भी है वो सभी ऑथेंटिक नहीं है। उसमें किसी के ब्लॉग्स हैं, किसी का अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई ओपिनियन है। तो जो ब्लॉग्स होते हैं वो लोग अपना ओपिनियन लिखते हैं, अपनी सोच लिखते हैं, तो उसको हम लोग सच मान लेते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि सच में और ओपिनियन में क्या अंतर है, तो हम क्रिटिकली नहीं सोच पाते। और कभी कभी हम लोग जीतना चाहते हैं, और उस जीतने के चक्कर में हम आम तौर से ये भूल जाते हैं कि सच क्या है। आप एनी हाउ जीतना चाहते हैं, तो वो एक क्रिटिकल थिंकिंग में बैरियर का काम करती है। तो दीज आर द बैरियर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सो गाइस, आज हम लोगों ने पढ़ा क्रिटिकल थिंकिंग के क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, उसका डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, एक आपकी लाइफ में किस तरह ज़रूरी है। साथ ही साथ किस तरह से आप क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या बैरियर्स होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, ये हम सब हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।